अपना फायर जो है उसको रोक के रखो, बिल्कुल ही जब नज़दीक आएगा दुश्मन तब ख़त्म कर दो उनको, बिल्कुल ही वापस नहीं जाना चाहिए। कि तो दोबारा इन लोगों ने एलएनजी से फायर किया और उसमें एक और को मार गिराया। नमस्कार, जय हिंद। रेड एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं रौनक एंड वी फॉर वेटरन्स में आज जो हमारे साथ रेड एफएम के स्टूडियो में होने वाले हैं उनके बारे में बता तो मैं आपको बहुत कुछ सकता हूं, क्योंकि उनकी ब्रेवरी के किस्से, उनकी बहादुरी के किस्से अब टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा हैं। लेकिन हम उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ एक साइटेशन पढ़कर करना चाहते हैं, और ये साइटेशन तब पढ़ा गया था जब उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध सम्मान है। मेरे लिए गर्व की बात है कि उनकी शान में मैं इसे फिर से पढ़ रहा हूं। On 30th May 1999, Major Sonam Wangchuk was leading a column of the Indus Wing Ladakh Scouts. While moving towards the line of control, the enemy ambushed the column by firing from a vantage position. In the process, one NCO of the Ladakh Scouts was killed. Major Sonam Wangchuk held his column together and in a daring counter-ambush led a raid on the enemy position from a flank, killing 2 enemy soldiers. Thereafter, the officer took stock of all forces along the Chor-Batla axis in the Batalik sector and cleared the access to the line of control of all enemy intrusions at great risk to his life. Colonel Sonam Wangchuk, Mahavir Chakra. नमस्ते सर, जय हिंद। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। पहला सवाल, लद्दाख स्काउट्स जो है वो हमारी सेना का गौरव है। बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस टीम का होता है। बिल्कुल। कारगिल वॉर के समय जब पहली बार ये खबर आई कि इन्हें भी मोबिलाइज किया जा रहा है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन तो एक्चुअली हमें खबरें मिल रही थी, जैसे मतलब वो फौजी कम्युनिटी है वहाँ पे बातचीत हो रही थी कि इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हुआ है जी। बहुत बड़े पैमाने पे, और उस टाइम मोबिलाइजेशन काफ़ी ट्रूप्स उस बैटल फ्रंट पे या एरिया में चले गए थे जी। तो मुझे यकीन था कि हमारा भी नंबर लगेगा वहाँ पे। उससे पहले कि लद्दाख स्काउट्स मोबिलाइज हो तो पहले ही सोच के रखा था जाना तो पड़ेगा ही, एंड इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो मेंटली अपना रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर लो। सर, आपने कैप्टन दोरजे को तुंगल नाले के टॉप पर जाकर एनिमी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने को कहा, जहाँ पर दुश्मन ने उस वक्त 4 लोगों की जो टुकड़ी थी उस पर हमला किया। वो क्या इंसिडेंट था सर? क्या हुआ फिर उसके बाद? हाँ, वो एक्चुअली था, उनको वहीं पे ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था जी। हमें खबर मिली थी कि उस एरिया में एक तो पाकिस्तानी के ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत बड़े उसमें नंबर्स में हो रहा है जी। और दूसरा चोरबाटला जो है वो एक टैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है, काफ़ी लो है, वहाँ से मतलब आपके ट्रूप्स एंड प्लस मतलब वहाँ से आर्टी गन्स वगैरह आप पुश कर सकते हो, और अगर दुश्मन चोरबाटला को कैप्चर कर लेता तो उस स्थिति में होता जहाँ पे मतलब वो अपने ट्रूप्स अंदर भेज सकता था हमारे इलाके में। और उसके अलावा मतलब एक वो 102 ब्रिगेड सेक्टर है जिसको सियाचिन ब्रिगेड भी बोलते हैं, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रूट जाता है सियाचिन की तरफ, और अगर हम मतलब चोरबाटला को ऑक्यूपाई नहीं करते तो जो दुश्मन के ट्रूप्स हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते थे बड़े आसानी से, एंड वो सियाचिन में दखल अंदाजी सी कर सकते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था चोरबाटला को लेना चाहिए। 28 मई को ये इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने अपने 2IC से बात की और उन्होंने मुझे बोला कि एक सर्विलेंस एंड डोमिनेशन पेट्रोल ले जाना है, और 30 को तकरीबन 5 बजे हम लोग अपनी टुकड़ी 13-14 लोगों का लेके, जिसमें नायब सूबेदार टुंडुप दोरजे भी थे, इनफैक्ट मतलब वो सर्विलेंस एंड डोमिनेशन पेट्रोल के उनको मैंने कमांडर चुना क्योंकि वो बड़े दिलेर और बिल्कुल फिट JCO थे, तो उसके साथ 10 आदमी गिने चुने, उनको लेके मैं उस इलाके में गया, तुंगल नाले के इलाके में। तो उसके बाद मैंने हमें एटम बेस इस्टेब्लिश करना होता है पहले, तो वो हिलॉक जो पहाड़ी थी उसके नीचे बेस पे हम लोगों ने बनाया। उसके बाद खबर की पुष्टि भी करनी थी, तो मैं एक लड़के को लेके गया ऊपर पहाड़ी के ऊपर, रिज लाइन जो कि जहाँ से LC रन करता है, तो उसके ऊपर से हम लोग ने नीचे दुश्मन के इलाके की तरफ देखा, वहाँ किसी तरह का मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो पुष्टि करने के बाद उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने सबको ब्रीफ किया एक बार कि आप लोगों का काम क्या है, टास्क क्या है, और उसके बाद मैं उनको बिठा के वापस आ गया क्योंकि हुक्म थे कि मैं वापस आना है। और जैसे ही मैं वापस आया अगले दिन तकरीबन 9:30 बजे
जब मैं हैंडन ब्रॉक पहुंच गया, हैंडन ब्रॉक जो है हमारा रियर था जहां पर हम लोग सारे थे इकट्ठे, और ऑपरेशनल आगे एरिया जो है तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे था। तो वहाँ पहुंचा 9:30 बजे नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन 30th ऑफ मई। तो रेडियो सेट पे वो रेडियो ऑपरेटर दौड़ता हुआ आया, बोलता साहब एक मैसेज आ रहा है, बहुत फ्रेंटिकली एक लड़का आपसे बात करना चाह रहा है। तो मैं रेडियो सेट पे गया, वहाँ पर जैसे मैंने रेडियो सेट उठाया तो एक लड़के की आवाज़ आई, मैं पहचान नहीं पाया उस टाइम। बाद में पता चला कि वो रिंचन था, सिपाही रिंचन, जो ओपी ड्यूटीज़ के लिए ऊपर गया था टुंडुप दोरजे के साथ। और उन्होंने वहाँ पे दुश्मन के 3-4 सैनिक को चढ़ते हुए देखा। तो मौके का उन लोगों ने इंतज़ार किया। टुंडुप दोरजे साहब जो हैं बहुत ही सदे हुए एक सोल्जर थे, तो उन्होंने कहा कि अपना फायर जो है उसको रोक के रखो, बिल्कुल ही जब नज़दीक आएगा दुश्मन तब गोली मारना, और मतलब इंश्योर करना कि वो ख़त्म कर दो उनको, बिल्कुल ही वापस नहीं जाना चाहिए। तो वो दोनों आए तकरीबन 10-15 मीटर चटने जब आगे आए तो रिंचन ने मुझे बताया कि हमारे दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थी। हमें लग रहा था साहब पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे गोली चलाने को, अभी चलाना चाहिए। और बाकी हम लोगों ने देखा कि नीचे जो है पाकिस्तानी काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, 3-4 जो है उनमें से ऊपर चढ़े थे। तो जब वो 6-7 मीटर जितने हमारे से दूर थे, साहब ने हुक्म दिया, उसके बाद हम लोगों ने फायर करके उन दोनों को गिरा दिया। एंड बाकी मतलब वो जितने भी थे वहाँ से भाग गए। और कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा वापस आए, जो उनके मृत शरीर थे अपने साथियों का, वो ले जाने की कोशिश की। तो दोबारा इन लोगों ने एलएमजी से फायर किया और उसमें एक और को मार गिराया। और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही विड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा इन लोगों ने हिमाकत नहीं की। जैसे ही ये खबर मिली तो मुझे लगा कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही क्रिटिकल है और मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 10-11 लड़के थे आगे और बाकी मतलब वो पाकिस्तानी बहुत ही बड़े तादाद में थे। तो वहाँ पे ऑफिसर का होना उस टाइम, डिसीजन देना, डिसीजन मेकिंग जो है ऑफिसर का काम होता है। एंड मैंने कहा उस टाइम मुझे वहाँ पे होना चाहिए एज ए कंपनी कमांडर लड़कों के साथ। और ये सोच लेके मैं फटाफट मैंने अपने सब सेक्टर कमांडर थे वहाँ पे, उनसे मैंने बात की। उनका नाम था कर्नल नायक आवड़े। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर ये सिचुएशन है और मुझे जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा, अपना टुकड़ी लेके जाना पड़ेगा उनके हेल्प के लिए। और बाकी मैं आगे जाके सोचूंगा मैंने क्या करना क्या नहीं करना, बिकॉज अभी एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जाना है और सिचुएशन देख के फिर मैं प्लान करूँगा अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने कहा सोनम अभी तो ब्रिगेड कमांडर जो है उनका कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा है एंड वो बिज़ी हैं इस टाइम, आई डोंट थिंक मतलब वो उस हालत में हैं कि आपको बता पाएँ। तो मैंने कहा चलो वेट करते हैं। तब तक मैंने ऑर्डर्स दे दिए लड़कों को तैयार होने के लिए। मैंने कहा अपना हथियार एमिनेशन बिल्कुल लाइटली हम लोगों ने ट्रैवल करना आगे, और बिल्कुल लाइट, क्योंकि मुझे उम्मीद है वहाँ पे जाके दुश्मन से हमारा आमना सामना होगा, तो लाइटली लड़ाई के हालत में होना चाहिए वो बता के। उसके बाद मैंने वेट किया और आधा घंटा जब हो गया, कोई मुझे सूचना नहीं मिली, उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। तो फिर मैंने दोबारा पूछा तो दोबारा वही उन्होंने कहा शायद कोई वीआईपी आए हुए हैं वहाँ पे, उनका ब्रीफिंग चल रहा है, टाइम लगने वाला है। सर जो आपकी टीम होती है, जो आपके साथी होते हैं, जो हमारे और जो जवान होते हैं हमारी टीम में, वो एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का परिवार नहीं होता, हम ही सब एक साथ होते हैं। बिल्कुल। और उस मौके पर जब आपको प्रोसीड करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिल पाई, आपने 2 बार अपने सीनियर से पूछा, तो फिर क्या हुआ? कब आपको परमिशन मिली प्रोसीड करने की? आगे क्या हुआ? कब तक आप वहाँ पहुँचे? क्या सिचुएशन थी सर? तो तकरीबन 9:30 जैसे मैंने बताया आपको ये खबर मिली, और 2 बार मैं कोशिश की परमिशन लेने की, लेकिन आया नहीं। तो तकरीबन उस टाइम 10:30 चटने हो रहे थे, 1 घंटा हो गया था। तो फॉर्चुनेटली जो मेरे विंग कमांडर थे कर्नल चंडोक, वो एरिया को विज़िट करने के लिए पहुंच गए वहाँ पे, कुछ अपने लद्दाख स्काउट्स के जवान थे उनके साथ। तो जैसे ही मैंने उनको देखा मेरी सांस में सांस आई, मैंने कहा बिल्कुल हमारे सामने भगवान आ गए। और मैंने कहा सर ये सिचुएशन है और मुझे मूव करने की इजाज़त दीजिए, बिल्कुल क्रिटिकल है सिचुएशन, लड़के मेरे वो अकेले पड़ गए हैं और पाकिस्तानी बहुत तादाद में है, एंड ऑफिसर को होना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो पहले उन्होंने कहा कि पता कर लो
क्या है सिचुएशन वगैरह आगे, तो मैंने उनको बता दिया सर कि इलाका वगैरह मैंने देखा हुआ है, पहले एक दिन पहले मैं गया हूँ, वहीं पे लड़कों को लगा के आया था, एंड बाकी जो है एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाएगा वहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोगों ने रेडियो सेट पर ट्राई भी की, एक वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी था, उनके कंपनी कमांडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनसे लिंक नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मैंने कहा सर अभी तो डिसीजन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सोनम, प्लीज़ यू कैरी ऑन, एंड पीछे मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद इंग्लिश में कहा जाता है रेस्ट इज़ हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच सर, आप रेड एफएम के स्टूडियो में आए, आपने बड़ी सारी चीज़ें शेयर करी, थैंक यू, लोगों को इंस्पायर किया, और आपने जितनी सारी बातें बताई हो, जितने भी यंग लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं और या इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे सैनिकों के बलिदान पर हमेशा पूरे देश को गर्व रहेगा, और हम हमेशा अपने आप को इसी वजह से सेफ फील करते हैं कि आप लोग हैं जो हमारी रक्षा के लिए सदैव तैनात हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वी फॉर वेटरन्स में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट करें। सर चलते चलते कुछ इस पर कहना चाहेंगे अगर आप, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है, या इस पे आपका कमेंट्स? ये कंट्रीब्यूशन या बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये कंट्रीब्यूशन जो है हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन या वेटरन्स बोलो आप, तो उनके पूरा वेलफेयर के लिए और उनको उनके रिहैबिलिटेशन के लिए ये वाला फ़ंड जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने अपनी जान तक दे दी अपने देश के लिए, जान न्योछावर करने में भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की किसी तरह की, और आप जानते हैं कि उस तरह के नाम कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा हो गए, फिर उसके बाद सौरभ कालिया हो गए, मनोज पांडे हो गए, तो ये जो हैं इस तरह के फिगर्स हैं जो लेजेंडरी हैं और जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, इनका जो कंट्रीब्यूशन है। और उसी तरह से हर एक सोल्जर जो है एक जज्बा रखता है, उसी तरह का सेम जज्बा रखता है। मौके की बात है, किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता है। तो जब इस तरह के लोगों की आप मदद करते हो तो मतलब आपको फ़क्र होना चाहिए और आपको मज़ा भी आना चाहिए। बिल्कुल। और एक बार थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए और रेड एफएम के स्टूडियो में आने के लिए। कर्नल सोनम वांगचुक, महावीर चक्र, आप सबसे अपील कर रहे हैं, और हम भी रेड एफएम के साथ हम सब भी, हमारी पूरी टीम आपसे अपील करती है कि प्लीज़ ज़रूर कंट्रीब्यूट करें आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जय हिंद।